शुरू करते हैं आज अपनी लीनियर इक्वेशन से, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पे हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आपने इस तरह की इक्वेशन पहले भी देखी है, जैसे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b1। इस तरह की इक्वेशन आपने 12th में भी देखी है और आपने जो बीटेक किया है उसमें भी आपने देखी है। तो अगर आप इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को आप कैसे लिख सकते हैं वो बाद में हम बात करेंगे, डिस्कस होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपकी, अगर आप चाहें इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे। देखिए a इज इक्वल टू, लिखेंगे, देखिए जो भी आपके x1 x2 x3 के साथ में जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे आपको मैट्रिक्स ए में लिखने हैं। कैसे, a11 a12 a13 a21 a22 a23, इसके बाद a31 a32 a33। ये हो गई आपकी इक्वेशन, सॉरी मैट्रिक्स ए, जिसमें आपने जो कोफिशिएंट जो x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट थे उसकी आपने एक मैट्रिक्स बना ली। इसके बाद अब मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू जो भी आपके x1 x2 और x3 हैं आप उनकी एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे, x1 x2 x3। इसके बाद आप कांस्टेंट मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि जो आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स आप कहेंगे b इज इक्वल टू, इस जगह थोड़ी कम रहेगी लेकिन हम यहाँ पे कर दें, जो b है आपकी वो कहलाती है कांस्टेंट मैट्रिक्स। जैसा इसके नाम से भी आपको पता लग रहा है कांस्टेंट मैट्रिक्स से मतलब कि इसमें जो भी कांस्टेंट है वो आपके आ जाएंगे। कांस्टेंट क्या है आपके b1 b2 b3, तो आप ले लेंगे कांस्टेंट b1 सॉरी b2 और आपका b3। थोड़ी जगह कमी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b इज इक्वल टू b1 b2 और आपका b3। ये b हो गई आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ कंडीशन है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिख देते हैं कि इफ ax इज इक्वल टू 0। अब ax कहां से आया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ax और b अगर आप इनको कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं आप, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b कैसे, देखिए 3 क्रॉस 3 आपका a है और आपका 3 क्रॉस 1 आपका x है। तो आपको ओरिजिनल जो b है कांस्टेंट मैट्रिक्स वो किस फॉर्म में मिली है, क्या है उसका जो रो और कॉलम की नंबर है वो क्या है 3 इंटू 1। कैसे पता लगा, देखिए 3 इंटू 3 ये मर्ज हो गया तो बचा क्या आपका 3 इंटू 1। तो ये आप इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। इसी का इस्तेमाल हम आगे करते हैं कैसे, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि इफ ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या हो गई आपकी 0। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो आप ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि जो आपकी इक्वेशन होगी वो होगी आपकी होमोजीनियस, तो वो होगी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपकी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, इफ ax इज इक्वल टू b। यहाँ पे क्या आया सामने कि जो आपकी मैट्रिक्स b है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह की अगर आपके साथ में कोई कंडीशन है तो आप उन इक्वेशंस को कहेंगे
नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहां तक आई बात समझ में? तो ये आपकी पहचान है, ax इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस इक्वेशन और ax इज इक्वल टू b नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब कंप्लीटली बात कर लेते हैं आपकी होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। क्या है होमोजीनियस इक्वेशन और उसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या उसकी कंडीशन है। देखिए, कंडीशन पहले मैं आपको बता चुका हूं, होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी, जब आपका ax इज इक्वल टू 0 होगा। सेकंड है, इस कंडीशन में ax इज इक्वल टू 0, 0 कब हो सकता है कि या तो आपका a0 हो या आपका x0, लेकिन आपका जो a है, जो मैट्रिक्स a है, वो 0 नहीं हो सकती, वो 0 नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। जो कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 बट x इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में आपकी जो रैंक होगी वो इज इक्वल टू n होगी। रैंक होगी आपकी रो ए इज इक्वल टू n। n है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। मान लीजिए आपके सामने कोई इक्वेशन दी गई है ऐसे, a11 x1 a12 x2 इज इक्वल टू 0, a21 x1 यहाँ पे प्लस है, प्लस a22 x2 इज इक्वल टू 0। हियर टू केस क्या है, देखिए केस फर्स्ट, ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0। अब या तो a0 होना चाहिए या आपका x0 होना चाहिए, लेकिन हम कह चुके हैं कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है और जो n क्रॉस n है कि एक मैट्रिक्स है और x आपका 0 है, तो उस कंडीशन में क्या कह रहे हैं हम कि जो रैंक होगी वो इक्वल टू n के होगी, नंबर ऑफ अननोन। और ट्राइवल केस क्या होगा, ट्राइवल केस क्या होगा यहाँ पे, ट्राइवल केस हो जाएगा केवल कि अगर x की वैल्यू आपकी 0 है, यानी कि 0 0, और हम इसको कहेंगे नल स्पेस। इसी कंडीशन में आपका x जो है 0 हो सकता है अगर उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो 0 0 हो जाए, और अगर किसी एलिमेंट के अंदर के सभी एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं तो आप उसको कहते हैं नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, हम एक अगले पेज पे लेते हैं, कोई एग्जांपल है आपके पास 1 -4 3 2 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसका मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, 2 + 12 इज इक्वल टू 14। ये फिर मैं वही बात बताऊंगा कि एक लाइन में दो इक्वल के साइन नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ जगह की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ। तो जो आपका 14 है वो डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जो x है वो आपका 0 होना चाहिए। इसके बाद केस सेकंड, केस सेकंड क्या है कि अगर जो आपका a का डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाए, अगर आपका a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाए
तो हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल का एक्चुअल मीन्स होता है अननेसेसरी। अननेसेसरी अननेसेसरी सॉल्यूशन जो होंगे वो आपके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, सॉरी ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब ट्राइवल का जो बेसिक सा मीन्स होता है वो अननेसेसरी होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी रैंक होगी, जो रैंक ऑफ ए होगी, वो ऑलवेज लेस देन एन होगी। वो ऑलवेज लेस देन एन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है 2 1 4 2 x1 x2 0 0 0 0। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। देखिए क्या है आपका 2 इंटू 2 4 माइनस 4 4 माइनस 4 क्या आया है 0। तो आपका जो मैट्रिक्स है वो आ गया आपका जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या है आपका 0। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस बात की गारंटी है कि जो आपकी रैंक ऑफ ए होगी वो लेस देन एन होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कैसे, देखिए आपके पास जो मैट्रिक्स थी वो थी 2 1 4 2, ये थी आपके पास मैट्रिक्स। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिलेगा 4 2 4 2। और अब यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, कैसे 4 2, देखिए 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितनी है यहाँ पे, केवल 1। तो रैंक क्या हो जाएगी आपकी 1। तो इससे हमें पता लग गया कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी जो रैंक होगी वो ऑलवेज जो नंबर ऑफ अननोन है उनसे कम होगी। नंबर ऑफ अननोन क्या थे आपके x1 और x2, तो 2 अननोन थे, तो इनसे हमेशा रैंक कम होगी, यानी कि 1। अननोन 2 थे आपके, लेकिन रैंक क्या है यहाँ पे 1। किस कंडीशन में, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका EE 2013 में 2 2 1 minus 1 x1 x2 is equal to 0 0 has no solution, only one solution। कब x1 x2 is equal to 0 0, नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स का जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, देखिए 2 2 1 minus 1 is equal to, देखिए 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू ये यहाँ भी माइनस है, एक्चुअल में यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ पे रह गया है, माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो 2 माइनस 1 माइनस 1 फिर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, क्या आया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, कैंसल, वैल्यू क्या आई 0। तो a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, या आप नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन को कह सकते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A और उसका डिटर्मिनेंट आए 0, तो इसका मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है उसके आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे। ये किसी मैट्रिक्स की बात है कि अगर आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिलता है तो इसका मतलब होता है आप नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है मल्टीपल सॉल्यूशन। और मल्टीपल सॉल्यूशन में आपको आंसर दिया गया है आंसर नंबर डी पे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका डी विल बी योर आंसर। इसके बाद बात करते हैं नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्यूशन स्पेस, द
solution space, the solution space of homogeneous equation Ax is equal to 0 is called null space of the मैट्रिक्स। और आप इसको स्पेस को आप क्या बोल सकते हैं, आप सेट भी बोल सकते हैं। आप इसको स्पेस को सेट भी बोल सकते हैं। कब? Ax इज इक्वल टू 0। अगर a आपका इक्वल टू 0 नहीं है तो इस कंडीशन में कैसे 0 हो सकता है कि आपका x 0 हो, और इस कंडीशन को आपने नाम क्या दिया है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर कंडीशन आपकी ये बन जाए कि a इज इक्वल टू 0 तो आप इस कंडीशन को नाम क्या देंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहां तक बात आई समझ में? एक एग्जांपल जब आपके सामने आएगा तो आप बात समझ जाएंगे। यही है जो बातें आपको बता दी हैं, वही बातें हैं दोबारा। The solution space of homogeneous equation Ax is equal to 0 is called null space of the matrix, और स्पेस को हम सेट भी कह सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था Ax is equal to 0, 0 एक कब हो सकता है, या तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 0 हो या आपका x 0 हो। तो हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, आपका x 0 है। अगर ऐसी कंडीशन तो आप उसको कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर आपके साथ में कुछ कंडीशन ये है कि आपकी जो डिटर्मिनेंट है वो आपकी 0 के इक्वल है तो आप उस कंडीशन में कहेंगे कि आपके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, जैसा कि आपने अभी इस पिछले एग्जांपल में भी देखा था। इसके बाद बात करते हैं हम नलिटी की। नलिटी क्या है? इसकी एक छोटी सी बहुत डेफिनेशन है, उसको हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, देखिए। द डायमेंशन ऑफ द null space, the dimension of the null space is nullity of the matrix, is the of the matrix. The dimension of the null space is nullity of the matrix। और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, रिप्रेजेंट बाय s, s से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, नोट पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। नोट पॉइंट है, अ मैट्रिक्स ऑफ नलिटी यानी कि S हैज n माइनस r इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। A matrix of nullity S has n minus r independent solution। n क्या है यहाँ पे आपके, नंबर ऑफ अननोन, और r क्या है यहाँ पे आपका, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या कहा गया है, सॉल्यूशन सेट ऑफ Ax इज इक्वल टू Ax इज इक्वल टू 0 इज सेड, ये यहाँ पे सेड है, सेड इज सेड टू बी इन रेंज स्पेस ऑफ A, नल स्पेस ऑफ A। रेंज से मतलब है यहाँ पे रैंक, तो रेंज स्पेस ऑफ A, नल स्पेस ऑफ A। फर्स्ट है आपका फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड में बी ऑप्शन में दिया गया आपका सेकंड इज ट्रू, सी ऑप्शन है आपका बोथ आर ट्रू, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज।
तो बात हुई है यहाँ पे नल स्पेस की या रेंज स्पेस की, और कंडीशन क्या दी गई है आपको, ax इज इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या थी, द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस इक्वेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, केवल नल स्पेस ऑफ ए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया था XX 2014 में, द डायमेंशंस ऑफ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको दी गई 0 1 1 0 0 1 1 1 -1 0 -1 0 -1 इज 0 1 2 3। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नल स्पेस है क्या, नल स्पेस है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो मैंने अभी आपको बताया था, द डायमेंशन of the null space is nullity of the matrix represented by S, represented by S। यानी कि यहाँ क्या पूछा गया, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और नल स्पेस को, नल स्पेस या नलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, S से, और S का फॉर्मूला क्या है, S हैज n माइनस r इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। सो n इज द नंबर ऑफ अननोन और r आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए ये है आपकी 3x3 की मैट्रिक्स। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो अननोन होंगे वो कितने होंगे, जो n है आपका नंबर ऑफ अननोन, या आप इसको और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको ऑर्डर दिया गया होगा मैट्रिक्स का, उसमें जो मिनिमम नंबर होगा, जो मिनिमम नंबर होगा वही वैल्यू आपकी n के इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे तो दोनों की दोनों 3 है, तो इस हिसाब से n की वैल्यू हो गई आपकी 3। बताना है आपको s का फॉर्मूला है n माइनस आर, n आपके पास है 3, बस आपको फाइंड क्या करना है, r यानी कि रैंक। तो आप रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको कोशिश करनी है सबसे पहले रो इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले R1 और R2 को आप इंटरचेंज कर लीजिए। कैसे, 1 -1 0 0 1 1 -1 0 -1। रो इक्लोन फॉर्म क्या है आपकी, कुछ ऐसी कंडीशन, यहाँ पे एक जीरो, फिर एलिमेंट, यहाँ पे 2 जीरो और फिर एलिमेंट। तो देखिए आपकी केवल इंटरचेंज करने से यहाँ पे एक जीरो आ गई है, अब आपको यहाँ पे लानी है जीरो। तो देखिए क्या कैसे करेंगे आप, देखिए अगला स्टेप क्या है आपका, आप R3 में क्या करेंगे, R3 प्लस R1। तो देखिए क्या होगा, 1 -1 0, और ये आपका 0 1 1, और यहाँ पे देखिए ऐड कर रहे हैं आप 1 प्लस 1 यानी माइनस 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 सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो 1 -1 0, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ पे R3 प्लस R1। R3 क्या है आपका 0 प्लस R1 क्या है आपका -1, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे R3 -1 प्लस 0 -1, तो यहाँ भी जीरो आ गई आपकी, यहाँ भी जीरो आ गई। अब कमी कहाँ रह गई, यहाँ पे कमी रह गई जीरो की। अब देखिए क्या करेंगे आप, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे जो आपकी बची हुई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है आपकी 1 -1 0 0 1 1 0 -1 -1। तो ये हो जाएगी आपकी 1 -1 0 0 1 1, और आपकी 0 -1 और -1। आपको यहाँ पे भी जीरो लानी है, तो देखिए कैसे जीरो लाएंगे आप। क्या करना है आपको,
जो आपकी R3 है उसमें आप क्या करेंगे, R2 को ऐड कर दें, क्या आएगा देखिए, 1 -1 0 0 1 1, क्या बचा आपका यहाँ, 0 ऐड कर रहे हैं आप, 0 + 0 0, और 1 + -1 0, और यहाँ पे 1 + -1 ये भी आपका 0। तो इस हिसाब से क्या हुआ, देखिए देखिए क्या हुआ, आपके पास ये भी 0 आ गई, यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो अब आप चेक करेंगे कि आपके पास कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम है। तो देखिए 0 0 0 ये तो खत्म हो गई, अब आपके पास एक तो बची ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और एक आपके पास बची ये। तो इस हिसाब से आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितनी है यहाँ पे, 2। तो रैंक कितनी हो जाएगी आपकी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 2, यानी कि ये क्या हो जाएगी, R। और फॉर्मूला आपका नल स्पेस का क्या है, S = n - R। n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू क्या है आपकी, n है आपका 3, यहाँ देखिए n क्या था आपका 3, और रैंक आपकी क्या है अभी यहाँ निकल के 2। तो इस हिसाब से 3 - 2 1, S हो गया आपका 1। आप ऑप्शन में चेक करेंगे 0 1 2 3, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका होगा आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन है, IN 2005 में आया था, लेट A 3x3 rank of A = 2, the AX = 0 has only the trivial solution X = 0, 1 independent solution, 2 independent solution, 3 independent solution। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। देखिए यहां पर आपको रैंक दे दी गई है 2, ये तो हो गई आपका R, और आपको ऑर्डर क्या दिया है 3x3, ए का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। तो इस हिसाब से n की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ 3, और आप जानते हैं कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स वाला, यानी S = n - R। n की वैल्यू है आपकी 3, R की वैल्यू है 2, इस हिसाब से वैल्यू क्या है आपकी 1। तो S = 1, S = 1, और ऐसी होता है आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की जो नंबर है या जो संख्या है, जो वैल्यू है वही होती है आपकी S = 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। इसके बाद बात करते हैं हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। होमोजीनियस इक्वेशन में हमने जो बेसिक बातें थी वो हमने कवर की हैं। अब बात करते हैं हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पहले ही मैं बता चुका हूं, AX = B वाली कंडीशन में। तो अगर आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो आपकी कंडीशन कुछ इस तरह होगी, AX = B, और अगर आप कंबाइंड A और B के मैट्रिक्स को लिखें, आप इस मैट्रिक्स को कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, व्हेन, जबकि जो B है आपका डज नॉट इक्वल टू 0। हम कह रहे हैं इस कंडीशन में देन जो इक्वेशन है आपकी वो होगी नॉन होमोजीनियस। B = 0 कब था, जब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस थी। एग्जांपल A मान लीजिए आपको दिया गया है इस तरीके से, A11, A12, A13, A22, A23, A ये हो गया आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम, A23, A31, A32 और A33।
ये आपका ए हो गया, 3x3 का है। उसके बाद आपका x है, x1, x2 और आपका x3। उसके बाद आपका b है, b1, b2 और आपका b3। तो अगर आप यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? ए बी, A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, इसके बाद A31, A32, A33। सॉरी, यहाँ पे आप ऐसे डेड डैश कर लेंगे, उसके बाद ये ऐसे, उसके बाद जो बी के एलिमेंट थे आप उनको लिख देंगे, B1, B2 और ये आपका B3। यही कहलाती है आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये कहलाती है आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। अब टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हम मैट्रिक्स को कंसिस्टेंट कहेंगे किस कंडीशन में? हम मैट्रिक्स को कंसिस्टेंट कहेंगे लेकिन किस कंडीशन में? कि अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे कि कंसिस्टेंसी सेटिस्फाई, या हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है। इसके बाद कुछ कंडीशन है सॉल्यूशन के बारे में, जैसे यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, और एक होता है आपका नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यानी यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन हो सकते हैं आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर। लेकिन सेकंड है आपकी इनकंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंट। कब कहेंगे हम इनकंसिस्टेंट? जब आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल ना हो। और इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका नो सॉल्यूशन का केस। इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका नो सॉल्यूशन का केस। यानी कि पहला यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड आपका मैनी सॉल्यूशन का जो केस आएगा वो आएगा कंसिस्टेंट मैट्रिक्स के कंसिस्टेंसी के अंदर, और जो आपका नो सॉल्यूशन का केस है वो आएगा आपका इनकंसिस्टेंट कैटेगरी या इनकंसिस्टेंट प्रॉपर्टी के अंडर। तो अब देखिए हम करते हैं केस बाय केस। सबसे पहले लेते हैं हम केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है आपका? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी? कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो इस कंडीशन में हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन क्या, कब? जब ये दोनों इक्वल टू एन, और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ
अननोन। और फिर इसी में क्या है आपका मैनी सॉल्यूशन था। मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब आपकी मैट्रिक्स कंसिस्टेंट हो, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ अननोन है वो लेस देन एन होंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हो गया आपका पहला केस। यूनिक सॉल्यूशन केस में जब आपकी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी और रैंक इक्वल होगी और इक्वल होगी नंबर ऑफ अननोन के। और मैनी सॉल्यूशन में आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिस्टेंट होगी लेकिन जो नंबर ऑफ अननोन है वो लेस देन एन होंगे रैंक से। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद ये है आपके सामने एक एग्जांपल और इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, कमेंट ऑन कंसिस्टेंसी। तो आपको बतानी है कि जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स है वो लिखनी पड़ेगी। जैसे ए लिखना है आपको, एक्स लिखना है और आपको बी लिखना है। तो आइए लिखते हैं। ये देखिए, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो x1 x2 और x3 के साथ में जो कोफिशिएंट है उनका जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स ए होगा आपका, यानी 1 3 1 3 6 और आपका 3 -1 4 1 -4 और ये 2। इसके बाद x1 x2 और ये आपका x3 जो अननोन है, और उसके बाद b यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स 2 9 7। कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है, उसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये लीजिए आपने लिख दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसके बाद 1 3 6 3 -1 4, उसके बाद -4 2, सॉरी ये हो जाएगी आपकी 1, एक मिनट, ये हो जाएगी आपकी 1 -4 2 और इसके बाद मैट्रिक्स बी 2 9 और ये आपका 7। यहां तक हो गया। अब देखिए आपको जो कंसिस्टेंसी है वो कब चेक होती है, जब आप रैंक फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स ए बी की। तो आपको अगर रैंक फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो इक्लोन फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो रो इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो उसके लिए हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R2 में, R2 -3 R1 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे हम R3 -R1। देखिए ये काम मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ साइड में, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए ये ऊपर वाली रो तो सेम रहेगी 1 3 6 2। अब देखिए R2 में क्या करना है, R2 -3 R1, सो ये 0 हो जाएगी। देखिए R2 3 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है R1 में, सो 3 इंटू 3 1 इंटू 3 3 और 3 -3 0। इसके बाद R1 में करनी है 3 इंटू 3 9 -1 -9 क्या होगा, -10। इसके बाद ऐसे ही जब आप कर सकते हैं ये -14 हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3। ऐसे ही यहाँ पे देखिए R3 -R1 1 -1 0 -7 और ये हो जाएगा आपका -4 और ये 5। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे भी 0 आ गई। अब हमें कहाँ 0 लानी है, यहाँ पे 0 लानी है। देखिए इस
7 की जगह ऑगमेंटेड बनाने के लिए। तो अब देखिए हम अगला ऑपरेशन क्या करते हैं। हम अगला ऑपरेशन करेंगे, मैं जो हमारी मैट्रिक्स आई थी उसको मैं लिख लेता हूं जिससे पीछे हमको ना देखना पड़े। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं साइड में। ये आई थी हमारी 1 3 6 2 0 -10 -14 3 0 -7 -4 5। तो देखिए ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम R3 में, क्योंकि हमको R3 में यहाँ पे चाहिए 0, तो R3 में कर रहे हैं हम 10 R3 -7 R2। देखिए क्या होगा 1 3 6 2, ये ऐसे का ऐसा ही। इसके बाद 0 -10 -14 और ये आपका 3। इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं हम 3 में ये करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई तो 0 रहेगा। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई तो भी 0 रहेगा, 0 -0 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे करें हम 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करें 7 से और फिर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 0। और ऐसे ही आप करेंगे तो ये आएगा 58 और यहाँ पे आएगा 29। मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 4। यहां तक आई बात समझ में। अब देखिए जो आपकी रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए है। अब देखिए आपकी मैट्रिक्स है ये ए बी, इसकी रैंक कितनी है आपकी, रैंक कितनी होगी इसकी। देखिए पहली इंडिपेंडेंट रो, दूसरी इंडिपेंडेंट रो, तीसरी आपकी इंडिपेंडेंट रो। तो जो ए बी है इसकी रैंक कितनी हो गई 3। और जो ओनली आपकी ये वाली मैट्रिक्स है ए, देखिए इसमें भी पहली इंडिपेंडेंट रो, फिर दूसरी और फिर ये तीसरी, क्योंकि इसमें एक डिजिट यहाँ पे है 58। तो इसकी भी रैंक क्या हो गई आपकी 3। तो इन दोनों की रैंक क्या हो गई इक्वल टू 3। और मैंने आपको बताया था कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, या इसको हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, सिस्टम दिया हुआ है आपके सामने x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, 3x + 6y + λ z = μ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर द कंडीशन। तीनों कंडीशन दे दिया आपको। नो सॉल्यूशन कंडीशन में लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन में क्या वैल्यू होगी और मैनी सॉल्यूशन में आपकी क्या वैल्यू होगी लैम्डा और म्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए सबसे पहले वही आप इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी आपके सिस्टम की। आपने मुझे उम्मीद है सिस्टम उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा है अपनी नोटबुक में। तो लिखते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोमा ए ए ए डैश बी। सो 1 1 1 6। इसके बाद है आपका 1 2 3 10 और फिर आपका 3 6 लैम्डा और आपका म्यू। तो सबसे पहले आपको रैंक फाइंड करनी है। तो रैंक फाइंड करने के लिए आपको वही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी यहाँ एक जीरो यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे और तीसरी जीरो आपकी यहाँ पे। देखिए क्या करते हैं हम R2 में हमने किया चेंजेस R2 - R1 और R3 में हम चेंज करेंगे कैसे R3 - 3R1। देखिए 1 1 1 6 और यहाँ पे देखिए जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया यहाँ पे 0 1 2 और ये 4। देखिए ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके बाद 3 में किया हमने 0 3 लैम्डा -3 और म्यू -78। देखिए अब आपकी 0 यहाँ पे भी आ गई, 0 यहाँ पे भी आ गई। अब 0 कहाँ पे लानी है आपको यहाँ पे, लेकिन किसकी मदद से, रो 2 की मदद से। तो देखिए हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए हम ऑपरेशन करते हैं अपना अप्लाई। क्या है ऑपरेशन हमारा R3 में आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। R3
माइनस 3R2। सो ऐसे देखिए 1 1 1 6 फिर 0 1 2, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ऑपरेशन हम 3 में कर रहे हैं अप्लाई, तो ये 0 और ये हो गया आपका लैम्डा माइनस 9 और म्यू माइनस 30। यहां तक हो गया। अब देखिए आपको जो कंडीशन दी गई है उन कंडीशन के मुताबिक ही काम करना है, जैसे नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और आपका मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं आपका, ये देखिए नो सॉल्यूशन का केस है आपका फर्स्ट, यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक इक्वल ना हो मैट्रिक्स ए की रैंक, तब हम कहते हैं कि भैया नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो अब अगर देखिए आपको इनकी रैंक अलग अलग करनी है तो क्या करना चाहिए आपको। देखिए जो आपकी ये है मैट्रिक्स ए, आप अगर लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर दे, अगर हम लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर दे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो मैट्रिक्स है आपकी ए, उस मैट्रिक्स की रैंक हम 2 पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके इक्वल तो क्या रख दिया यहाँ पे 0। तो आपके पास क्या बचा यहाँ, एक रो ये और एक रो ये, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी आपकी ओनली 2। जबकि इस मैट्रिक्स में यहाँ भी 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई। ऑगमेंटेड के लिए बात कर रहा हूं मैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ आप ऑलरेडी 0 कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आपकी 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो मौजूद है, इसलिए जो आपका ए बी है उसकी रैंक हो जाएगी आपकी 3, उसकी रैंक हो जाएगी आपकी 3। जबकि जो आपकी मैट्रिक्स ए है उसकी जगह आप जो लैम्डा माइनस 9 था इसकी जगह आपने 0 रख के इसकी रैंक को बना दिया 2। तो इस हिसाब से इसकी रैंक 3 और इसकी रैंक 2 जो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन किसकी होगी, नो सॉल्यूशन की। तब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 9 और म्यू माइनस 30, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी पूरी लाइन क्या हो जाएगी आपकी 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस हिसाब से आपके पास जो रैंक बचेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की वो केवल 2 ही बचेगी, और 2 रैंक है आपकी मैट्रिक्स ए की, और 2 रैंक ही बच जाएगी आपकी मैट्रिक्स ए और बी की। इस हिसाब से आपकी जो रैंक है वो इक्वल हो जाएंगी, और उस कंडीशन में आप नो सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू डज नॉट इक्वल टू 30। तब जाके आप कह सकते हैं, तब जाके आप कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन में जो आपका लैम्डा है वो 9 होना चाहिए और जो आपका म्यू है वो आपका 30 नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड केस है आपका यूनिक सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन पे चलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि आपकी जो ए बी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, और क्या है आपकी कि जो नंबर ऑफ अननोन है वो रैंक उसके इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ अननोन क्या है आपका 3, यानी क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ये होनी चाहिए, शुड बी 3, तब जाके आप कह सकते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको रैंक इक्वल करनी है 3 के, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू रहनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जिससे ए बी और ए की रैंक आपकी सेम रहे और सेम में भी वो 3 रहे। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो लैम्डा माइनस 9 है वो 0 नहीं होना चाहिए, और आपका जो म्यू है म्यू माइनस 30 वो भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 9 एंड म्यू ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 30। ये हो गई आपकी यूनिक सॉल्यूशन, ये हुई आपकी कंडीशन यूनिक
सॉल्यूशन के केस में। अब आपका केस है थर्ड लास्ट, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन के केस में, अब मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या है कि जो ए बी है आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो ए है आपकी मैट्रिक्स वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन लेस देन एन। यानी लेस देन एन का मतलब क्या होगा, जो अननोन की जो संख्या है, अननोन की जो वैल्यू है उसके लेस देन होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, अननोन की जो वैल्यू है वो है 3, तो रैंक इनकी 3 से कम होनी चाहिए। तो 3 से कम देखिए कब हो सकती है, अगर इस पोजीशन पे आप 0 ले आए, एक तो कम होनी चाहिए अननोन की वैल्यू के, और दूसरी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 0 ले आए और यहाँ पे भी आप 0 ले आए, तो देखिए जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी ए बी, जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी ए बी, उसकी रैंक हो जाएगी 2। क्यों होगी 2? क्योंकि यहाँ भी आपने 0 मान लिया है और यहाँ भी आपने 0 मान लिया है। तो आपके पास केवल 2 ही इंडिपेंडेंट रो बचेंगी। और जब आप यहाँ पे 0 मान लेंगे तो जो आपकी मैट्रिक्स ए है, जो आपकी मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स की रैंक भी आपकी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो आपके पास बचेंगे केवल 2 इंडिपेंडेंट रो, पहली और ये आपकी दूसरी। तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है उसकी भी रैंक आपकी 2 हो जाएगी, और जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उसकी भी रैंक 2 ही हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो है मेनी सॉल्यूशन होंगे सिस्टम से। तो देखिए कैसे करते हैं हम, अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 9, सॉरी अगर हम लैम्डा -9 इज इक्वल टू 0 कर दें और म्यू -30 भी 0 कर दें, तब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। यानी लैम्डा इज इक्वल टू 9 और म्यू इज इक्वल टू 30। अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा मैनी सॉल्यूशन वाला होगा। इसके बाद आपके ये सामने क्वेश्चन है एक, मैकेनिकल 2014 में आता है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको वैल्यू दे के रखी है और पूछा गया है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, लिखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 1 3 3 0 1 1 2 5, और ये आपका 5 -4। अगर आपको सॉल्यूशन पता करने के सॉल्यूशन इसके कितने होंगे तो उसके लिए आपको जो कंसिस्टेंसी का जो सिस्टम है उसके अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रैंक फाइंड करनी पड़ेगी और रैंक के लिए आपको रो इक्लोन फॉर्म बनानी पड़ेगी मैट्रिक्स की। तो आइए कोशिश करते हैं रो इक्लोन फॉर्म बनाने की। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये 14 है, इसको सही कर देते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं R1 और R3 का। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 2 5 14 और ये होगा 2 1 3 5 और ये आपका 3 0 1 -4। इससे आपको आसानी हो जाएगी सोल्व करने में। देखिए अब इस वन की मदद से आप जो है ना यहाँ भी 0 कर सकते हैं, यहाँ भी। कैसे, देखिए कैसे कि आप क्या कर रहे हैं, R2 डैश R2 -3R1 और R3 डैश R3 -2R1। देखिए मैं इधर कर देता हूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं, ये देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 5 और ये 14 और यहाँ पे 0 -6 ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ये अप्लाई, इस ऑपरेशन के अप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही है -14 और ये आपका -46 और ये 0 -3 -7 और ये आपका -23। देखिए अब देखिए यहाँ भी 0 आ गई आपकी और यहाँ भी 0 आ गई। अब 0 आपको कहाँ लानी है, यहाँ पे, किसकी मदद से, R2 की मदद से। तो वही हम करेंगे कि R3 2R3 -R2। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। 1 2 5 14 और ये आपका 0
-6 -14 -46। देखिए ये 0 जो की, तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 2r3, r3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 -6, और आप फिर माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0, और ऐसे यहाँ पे -7, और ये आपका -2 3 23, सॉरी ये देखिए 0 आएगा यहाँ पे, सॉरी 0 देखिए 0, और ये भी 0, सॉरी। देखिए कैसे किया हमने, 7 इंटू 2 14, माइनस माइनस प्लस, तो 14 -14 + 14 0, और यहाँ भी देखिए 23 इंटू 2 46, -46 -46, तो ये भी 0 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो रैंक है आपकी, जो रैंक है, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और वो क्या है, केवल 2। देखिए क्योंकि आपके पास 2 ही इंडिपेंडेंट रो बची है, पहली और ये दूसरी, क्योंकि तीसरी तो आपकी 0 0 हो गई, तो ये आपकी 2, और ये 2 है आपकी, ये क्या है, लेस देन n, यानी ये जो आपके पास अननोन है x1 x2 और x3, उनकी जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू से ये 2 कम है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। तो आइए मैच कर लेते हैं हम अपने ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे ए यूनिक सॉल्यूशन है, बी आपका नो सॉल्यूशन है, और सी आपका मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन ही आपका आंसर होगा। यहां तक आई बात समझ में, मैकेनिकल 2014 में आता। इसके बाद मैकेनिकल 2008 का क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें कहा गया है फाइंड ए इफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन, इफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे हम, रैंक के अकॉर्डिंग ही हम जो ना अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, ये रही 2 3 0 4 1 1 1 4 1 2 -1 और आपका ए। तो सबसे पहले आप इस 1 को ना, जो आपकी ये वाली रो है, आप इसको ना इंटरचेंज कर लो, आपको फिर 0 बनाने में यहाँ और यहाँ आसानी हो जाएगी। देखिए क्या कर रहे हैं हम, R2 इंटरचेंज R1, देखिए 1 1 1 4, फिर 2 3 0 4, फिर 1 2 -1 और आपका ए। देखिए ऑपरेशन लगाए, R2 डैश R2 -2R1, R3 में लगाएंगे आप ऑपरेशन R3 -R1। यहां तक आई बात समझ। देखिए इधर कर देते हैं हम, देखिए क्या होगा, 1 1 1 4 0 1 -2 और -4, ऑपरेशन लगाया हमने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर 0 1 -2 और a -4। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 0 करना है, किसकी मदद से, R2 की मदद से। तो आप करेंगे कि R3 में आपको 0 करना है, तो R3 -R2 कीजिए, 1 1 1 4, फिर 0 1 -2 -4। इसके बाद देखिए 0 0 1 -1 0 -2 -2 0, और ये हो गया आपका ए। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है इफ एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन से मतलब कैसा, यहाँ पे देखिए एक जो क्लू दिया गया है, कितना बारीक क्लू है। देखिए यहाँ पे हैव अ सॉल्यूशन, मैं हैज पढ़ रहा था इसको, हैव अ सॉल्यूशन। अब देखिए जो हैव है ये होता है आपका प्लूरल, प्लूरल से मतलब एक से ज्यादा, यानी मल्टीपल। तो मल्टीपल सॉल्यूशन आपके कब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं आपके मल्टीपल सॉल्यूशन,
कब हो सकते हैं? जब आपकी जो रैंक है, जो आपकी रैंक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन क्या करना चाहिए हमको? देखिए रो ए बी, चूंकि हमको मैनी सॉल्यूशन चाहिए इसलिए रो ए बी इक्वल होने चाहिए। और क्या कंडीशन है? और क्या कंडीशन है? कि जो आपकी रैंक है वो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी रैंक कितनी है? 2। और कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है आपकी? मैनी सॉल्यूशन की। तो कब होगा ऐसा कि रैंक आपकी 2 हो जाए? ये तभी हो सकता है अगर आपकी ए की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तभी आप कह सकते हैं कि रो ए बी की जो रैंक है वो 2 है और वो इक्वल है और लेस देन नंबर ऑफ अननोन है। तो अगर ऐसी आपकी कंडीशन है तब आप कह सकते हैं कि हमारे पास हैव अ सॉल्यूशन। हैव से मींस प्लूरल नंबर है, अगर है जाता तो फिर तो यूनिक सॉल्यूशन की बात होती, लेकिन यहाँ हैव अ सॉल्यूशन है इसलिए मैनी सॉल्यूशन की बात होगी। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो आंसर विल बी बी। इसके बाद क्वेश्चन है आपका सिविल 2007। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब हो सकता है? उसकी कंडीशन क्या है आपकी कि रो ए बी और रो ए यानी रैंक ए बी और रैंक ए इक्वल होनी चाहिए और लेस देन एन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको रैंक फाइंड करनी है तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। देखिए क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए लिखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 1 और आपका 5, फिर 1 3 3 9, फिर 1 2 अल्फा और फिर बीटा। देखिए 1 2 अल्फा फिर बीटा। रैंक निकालने के लिए आपको रो इक्लोन फॉर्म बनानी पड़ेगी। रो इक्लोन फॉर्म का मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिससे हमारा ये इस तरह का जो मॉड्यूल है वो तैयार हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले R2 में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? R2 माइनस R1। और R3 में आपको क्या करना है? R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है R1 को। तो देखिए क्या आपको मिलता है 1 1 1 फिर 5। R2 में करना है आपको चेंज R2 माइनस R1। देखिए R2 ये है आपकी और R1 ये है। R2 ये है R2 और ये आपकी R1। R2 माइनस R1 देखिए 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 1 2 9 माइनस 5 4। यहाँ तक सही हो गया। इसके बाद फिर R3 माइनस R1 देखिए 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे फिर बीटा माइनस 5 बीटा माइनस 5। अब देखिए यहाँ भी 0 आ गई आपकी, यहाँ भी 0 आ गई। 0 कहाँ लानी है अब आपको? यहाँ पे, वो भी किसकी मदद से? R3 में आपको 0 लानी है किसकी मदद से? R2 की। तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए R3 में क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए 2R3 माइनस R2 अगर आप कर दें तो यहाँ पे आपकी 0 आ जाएगी। मैं इधर कर देता हूं, ये लीजिए 1 1 1 ये तो आपका सेम, फिर 5 ही ऐसे का ऐसा ही, फिर 0 2 2 4 और ये आपका 0 लगाइए ऑपरेशन और फिर यहाँ भी 0 और यहाँ पे देखिए फिर 2 अल्फा माइनस 4 और फिर 2 बीटा माइनस 14 2 बीटा माइनस 14 ऐसे 2 बीटा माइनस 14। यहां तक हो गया। अब कंडीशन क्या है? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर
इनफाइनाइट सॉल्यूशन या और मेनी मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है आपकी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और आपकी जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो रैंक है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ अननोन से कम होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, इक्वल होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। तो देखिए, अगर ये कंडीशन रखते हैं आप तो रैंक होंगी इनकी क्या? 3 3। देखिए, अगर मान लीजिए आप ऐसा ही रखना चाहते हैं तो एक तो आपकी रो ये हो गई इंडिपेंडेंट, दूसरी ये, तीसरी ये, तो रैंक हो जाएगी इसकी 3 3। लेकिन आपको नंबर ऑफ अननोन की संख्या से कम ही रखनी है रैंक। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 0 हो जाए और यहाँ भी 0 हो जाए। तो उससे क्या होगा? पूरी की पूरी जो आपकी रो है 0 हो जाएगी और बची हुई 2 रो आपकी रैंक हो जाएगी। और रैंक की वैल्यू क्या होगी आपकी? पहली रो, दूसरी रो, तो दो वैल्यू जो रैंक की होगी वो क्या होगी? 2। और 2 आपकी नंबर ऑफ अननोन से कम है। कैसे? देखिए, अगर आप 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दें और 2 बीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0 कर दें तो देखिए क्या होगा? यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो रैंक क्या होगी आपकी? देखिए, ए बी की रैंक क्या हो जाएगी? 1 2 2 हो गई ए बी की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। और जो आपकी मैट्रिक्स ए है उसकी भी क्या हो जाएगी? देखिए, पहली रो और ये दूसरी रो जो इंडिपेंडेंट है, पहली और ये दूसरी, इसकी भी रो क्या हो जाएगी आपकी? 0। तो इसकी भी रैंक क्या हो जाएगी? सॉरी, 2। तो दोनों की रैंक हो जाएगी इक्वल और किससे कम होगी? नंबर ऑफ अननोन से। तो वो कंडीशन क्या है आपकी? अगर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए और 2 बीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू क्या होगी? देखिए, 2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? 7। ऑप्शन में मैच कीजिए, 2 7। अल्फा अल्फा और फिर बीटा, तो अल्फा है आपका 2 और बीटा है आपका 7। देखिए 2 7 कहाँ पे? ये रहा, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। तो इस तरह आपका ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका यहाँ पे एंड होता है। और हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।